MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, एक नेता का नाम जो आप सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या मैं गलत कह रहा हूं जब आज ऐश्वर्या के एजेंडा पे यह सवाल मैं पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। यह एक ऐसा सवाल है जिस पे एक सवालिया निशान इतने लंबे समय से कि वो निशान खुद भूल गया है। यू आर रनिंग रॉन्ग विजुअल्स राइट नाउ शर्मा, डोंट। ये सवालिया निशान खुद इतने लंबे समय से, एंड लंबा आई मीन लंबा देन नितिन गडकरीज एक्सप्रेसवेज, कि ये खुद भूल चुका है कि ये सवालिया निशान कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने नहीं बल्कि कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे लगा हुआ है। यह बोलना अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कभी इस कारण तो कभी उस कारण, और यह भारत है, यहां ना एक महीना निकलता है जहां कोई इलेक्शन ना हो, या ना ही कोई ऐसा सप्ताह जहां कोई ऐसा मुद्दा ना हो जिसमें सत्तारूढ़ या फिर विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगे कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। ऐसा होता नहीं। चाहे आप एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार जनता ने आपको पूर्ण समर्थन दिया हो, जनता ने अपना भरोसा आप पे जताया हो, लेकिन फिर भी सोचिए, भारतीय जनता पार्टी जो हर निर्णय बहुत आसानी से ले लेती है, जो हर डिसीजन बहुत स्मूथली ले लेती है, कहा जाता है दे वर्क विद लाइटनिंग स्पीड, कहा जाता है कि एक इलेक्शन खत्म होता है और अगले इलेक्शन की तैयारी में लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी हारने या जीतने की चिंता करे बिना, विदाउट एनी थॉट दे गेट इनटू द नेक्स्ट इलेक्शंस। वो भारतीय जनता पार्टी इतना लंबा, एंड आई मीन थोड़ा और लंबा खींच के बोल सकूं तो, इतना लंबा समय ले रही है शर्मा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में। नाउ प्ले द क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, यह एक ऐसा सवाल है जो शायद तीन लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीइंग द टॉलेस्ट बीजेपी लीडर, भारतीय जनता पार्टी के शिखर पर बैठे हुए वो सर्वश्रेष्ठ नेता है बीजेपी के, दूसरे आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत जी, और तीसरे गृह मंत्री अमित शाह। ये तीन नेता हैं, एंड माइंड इट, इसमें कोई भी चौथी, पांचवी, छठी उंगली उठाना चाहे तो उठा ले, लेकिन उन सबको पता लगेगा, इन तीन के अलावा चौथे आदमी को भी, इस समय वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी तब पता लगेगा जब ये पहले दोनों और फिर तीसरे व्यक्ति डिसाइड कर लेंगे कि हां ये व्यक्ति है। बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं, बहुत नाम चल रहे हैं, मैं भी कुछ नाम आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही होने वाले हैं। लेकिन उस सब के बीच में एक ऐसा नाम भी बताऊंगा आपको जिसके बारे में, जिसको आप जानते हैं भली भांति, जिनको आपने देखा है, एक अरसे से देखा है भारतीय जनता पार्टी। क्या वो दोबारा, जी हां, एक हिंट दे देता हूं शुरुआत, क्या वो दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे बीजेपी के? पूछता है भारत। क्योंकि दर्शकों, विपक्ष ने बीजेपी को इस सवाल या इस कुर्सी को के ऊपर एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ना लाने पर कई बार सवाल उठाया कि बीजेपी क्या ये कैसी डेमोक्रेसी है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में सवाल उठाती है कि आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हाईकमांड से पूछना है, तो वो कहते हैं हमारे पास अध्यक्ष है तो आप तो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। बीजेपी कहते हैं हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अनडाउटेडली बीजेपी के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। 3 बार भारतीय जनता पार्टी, पहली बार जब 2014 में सरकार बनी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कौन? राजनाथ सिंह जी। समझ रहे हैं ना आप? राजनाथ सिंह, ही वॉज द बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट उस समय।
बहुत असमंजस की स्थिति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जिसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, ये सब लोग थे। कहा जाता था कैसे होगा, उस सब ट्रांजिशन को स्मूथ करने वाले नरेंद्र मोदी को सबके मतलब पुलिंग हिम फ्रॉम द ऑड्स, गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का नुमाइंदगी। मेरे को याद है गोवा का वो नेशनल एग्जीक्यूटिव, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। लेकिन अभी बात भूत की नहीं भविष्य की, नॉट अबाउट पास्ट बट द फ्यूचर। तो पहला नाम जो आपने आई एम श्योर सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष, द फर्स्ट पिक्चर शर्मा। कौन से नेता लेके आ रहे हो शर्मा? भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, हर्षवर्धन जी की मुस्कुराहट में देख पा रहा हूं, विजय त्रिवेदी जी की मुस्कुराहट में देख पा रहा हूं। भूपेंद्र यादव जी, एक समय था जब यह कहा जाता था कि दिल्ली और राजस्थान के बीच के कनेक्शन है। स्वर्गीय अरुण जेटली जी और पूर्व राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच के कनेक्शन है। ये एक रियलिटी है। मैं एक रिपोर्टर्स मतलब इंफॉर्मेशन टाइप दे रहा हूं। भूपेंद्र यादव जी को ऐसे ही देखा जाता था कि ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू स्वर्गीय अरुण जेटली जी। ये खुद एक बहुत काबिल लॉयर है। नाउ इज ए वेरी सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी, केंद्रीय मंत्री है। कहा जाता है गृह मंत्री अमित शाह के भी बहुत करीब है। लेकिन एक समय था जब वो अरुण जेटली और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया से हर कोई नेता बात नहीं कर पाता, वसुंधरा राजे सिंधिया से हर कोई नेता कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता था। वो बड़े बड़े नेताओं को एक एक घंटा वेट करा देती थी। विजय त्रिवेदी जी के पास वो ज्यादा एनेक्डोट्स होंगे, वो ज्यादा जानकारी होगी। लेकिन भूपेंद्र यादव और एक आरएसएस के सौदान सिंह जी और भूपेंद्र यादव, ये दो ऐसे नेता थे जो उनके कनेक्शन में जाते थे। मैं देख रहा हूं, आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप अभी विजय जी को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं विजय जी का सर हिलते हुए देख रहा हूं। दैट मीन्स आई एम राइट। भाई सीनियर पत्रकार है, यू गेट द सपोर्ट फ्रॉम हिम। तो भूपेंद्र यादव जी एक वो व्यक्ति हैं जो कि मोदी सरकार में इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। 2024 में अजमेर से सांसद चुने गए हैं। ये राज्यसभा वाले व्यक्ति थे। इंटेलेक्चुअल बैंड वैगन, बैकरूम बॉय, पीछे काम करना, बीजेपी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के, उस तरह के व्यक्ति जाने जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह के कहने के बाद, गृह मंत्री जी के कहने के बाद, इन्होंने 2024 में अजमेर से ये सांसद बने। 21 में भी ये मोदी सरकार में शामिल हुए थे। संगठन के काम करने में इनको लंबा अनुभव है। मुझे याद है जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो 3 लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक 11 अशोक रोड में रहते थे। उस समय संगठन मंत्री रामलाल जी थे। रामलाल जी पहले चले जाते थे, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव, दीज 3 लीडर्स रात को 2:30, 3, 3:30, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी खबर थी, लेकिन अर्नब ने मुझे बोला कि रिएक्शन लाए बिना, चाहे रनिंग अवे हो, हटना नहीं है। तो मैं 11 अशोक रोड पे था। अभी तो बीजेपी का ऑफिस नया हो गया। ये 3 नेता एंड द बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट उस समय के अमित शाह जी, ये 4 व्यक्ति सुबह 3:45 बजे तक थे। तो ऐसा नहीं है। ही नोज द फंक्शनिंग, द ग्राइंड, क्या क्या चाहिए। जो चर्न है ना, वो पता है। 2010 में ये बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने, 2014 में ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। राज्यों में बीजेपी के प्रभारी की भूमिका इन्होंने निभाई। ये है पहला नाम। दूसरा नाम, मैं पहले 3 नाम के बाद विजय जी आ रहा हूं। दूसरा नाम, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ धर्मेंद्र यादव जी, अलवर से, ये मैं माफी चाहता हूं, अजमेर नहीं अलवर है। दूसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान, वेरी सीनियर मिनिस्टर, इस समय एचआरडी मिनिस्टर है। 2024 में संबलपुर ओडिशा से सांसद चुने गए। 21 में शिक्षा कौशल विकास मंत्री थे। 19-21 तक पेट्रोलियम इस्पात मंत्री रहे। 2004 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। 2000 से 2004 तक ओडिशा के विधायक रहे। ये बहुत कहा जा रहा था कि भाई ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी है, क्या धर्मेंद्र जी का और इनके पिताजी, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ, बहुत सीनियर नेता थे वो उस समय। मतलब वो मेरे पास पूरी हिस्ट्री उनकी इस समय है नहीं, बट बहुत सीनियर मिनिस्टर रहे वाजपेयी जी की सरकार में, बहुत वरिष्ठ नेता ओडिशा से। उनके सुपुत्र हैं
ये अपने आप में एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं आप। और ये भी, जैसे भूपेंद्र यादव जी के लिए मैंने कहा, ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू स्वर्गीय अरुण जेटली जी। और ये वो 4 नेताओं में ये भी हैं जो सुबह 3:45 बजे जब अमित शाह जी गृह मंत्री थे तो ये निकले। तो ये वो लोग हैं। एक तीसरा नाम जिसके बाद मैं अपने एनालिस्ट के पास आ रहा हूं और बाकी नाम फिर एक साथ डिस्कस करेंगे विजय जी। तीसरा नाम है जिसको कई लोगों ने अपनी अटकलों में पहले लाया, सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार बनाया और फिर अपने आप हटा भी लिया, क्योंकि ये एक अलग चर्निंग चलती है मीडिया में और सोशल मीडिया में। अभी जो असलियत में होना है वो 3-4 दिन में आ जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया अपने आप किसी को बनाता है फिर अपने आप हटा देता है। और वो नाम है मनोहर लाल खट्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। अब से 3 महीने पहले हर्षवर्धन जी और विजय त्रिवेदी जी को ले आइए, सिर्फ यही नाम था जो लोग कहते थे भाई यही अगले अध्यक्ष, भाई यही तो हैं, इसलिए तो इनको हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाया भाई। इसीलिए प्रधानमंत्री के क्लोजेस्ट पूरे हरियाणा में खट्टर साहब के विजुअल्स रखिए, मेरे को चाहे हटा दीजिए। हरियाणा में इनको मुख्यमंत्री बनाया, अ नॉन जाट फेस इन अ जाटलैंड। इनके खिलाफ बीजेपी के अंदर प्रदर्शन हुआ, बीजेपी के बाहर प्रदर्शन हुआ। हरियाणा में पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने, आप दोनों को याद होगा, आगजनी हुई। बीजेपी के जाट नेताओं इंक्लूडिंग कैप्टन अभिमन्यु का घर जला दिया गया था। क्या क्या हुआ, क्या लोगों ने कहा साबोटाज है, क्या है, बट मनोहर लाल खट्टर के पास किसी और का नहीं, विजय जी, हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन, क्लियर समर्थन। आप कुछ भी कह सकते हैं, कैपेबिलिटी पे आप 19-20 की बात कर सकते हैं, लेकिन इंटेग्रिटी पे नहीं। जीरो करप्शन। प्रधानमंत्री की जो पहली लाइन थी प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 में, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसका एक क्लियर एग्जाम्पल मनोहर लाल खट्टर में वो देखते हैं। क्या ये होंगे? और भी नाम है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों का रिएक्शन, गोइंग बाय सीनियरिटी, विजय जी, ये 3 नाम, विजय जी विद ग्राफिक्स, उन तीनों नेताओं के ग्राफिक्स चलाए। विजय जी, आपने 3 ऑप्शंस देखे अभी, ये नाम चले हैं, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर। योर ओपनिंग कमेंट्स है विजय जी। देखिए ऐश्वर्या, किसी भी नाम पर मोहर लगाने का काम तो ये खतरा तो मैं वो नहीं ले सकता इस सरकार में और मौजूदा व्यवस्था में, लेकिन तीनों नामों की इंटीग्रिटी पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और भूपेंद्र जी को, धर्मेंद्र जी को, जगत प्रकाश नड्डा जी जो अभी अध्यक्ष भी हैं, उन तीनों को मैंने बहुत बैकरूम बॉयज़ के तौर पर काम करते हुए देखा। और जैसे आपने जिक्र किया भूपेंद्र जी का भी, उत्तर प्रदेश के चुनावों में जब 2014 के भी चुनाव हो रहे थे, 2017 के भी चुनाव हो रहे थे, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह जी का नाम बहुत चला था, लेकिन उनका जो साथ खड़े थे, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर या मजबूती से, जैसे आप रात के 2 बजे का जिक्र कर रहे हैं, तो वो भूपेंद्र यादव थे। और उससे पहले की बात मैं करूं तो अरुण जेटली जी जब हुआ करते थे, तो धर्मेंद्र जी और नड्डा जी और भूपेंद्र जी, तीनों लोग उनके बहुत विश्वस्त लोगों में से माने जाते थे। भूपेंद्र जी तो आज की तारीख में मेरे ख्याल से अमित शाह जी के सबसे विश्वस्त लोगों में से हैं, कॉन्फिडेंट लोगों में से हैं। धर्मेंद्र जी को भी देखिए, धर्मेंद्र जी के लिए एक और बात मैं बोलता हूँ, भूपेंद्र जी तो है, अलवर से वो MP हैं, पहले राज्यसभा में थे, अजमेर से वो आते हैं, हमारे गृह राज्य से आते हैं, और बहुत विनम्र लोगों में से, आप उनको कभी नाराज नहीं देखेंगे, मुस्कुराहट के साथ देखेंगे। और दूसरा, मुस्कुराहट कितनी भी हो, उनके मन से कोई बात नहीं निकाल सकते कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, जबकि उनको हर बात पता होती है, वहाँ पर वो हेडक्वार्टर में भी रहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी, धर्मेंद्र प्रधान की एक खास बात और समझिए कि आज वो HRD मिनिस्टर हैं। HRD मिनिस्टर मतलब संघ और बीजेपी का एजेंडा। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों कुछ बदलाव किए गए थे HRD में, पिछले जब सरकार का कार्यकाल था, तो धर्मेंद्र प्रधान पर यदि HRD का झंडा उनके पास, और अभी जो NEP को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान के साथ सरकार खड़ी है, तो इससे पता पड़ता है आपको कि कितना उनकी मजबूती है। और फिर वो पेट्रोलियम जैसी मिनिस्ट्री में लंबे समय तक रहे और तेल का छींटा नहीं लगा उन पर, दाग नहीं लगा, तो वो भी एक बड़ी बात है। खट्टर साहब का तो आप जानते हैं, खट्टर साहब संघ के साथ जुड़े रहे, और मोदी जी जब प्रभारी हुआ करते थे हरियाणा और उसके, तब वो संघ के हरियाणा में काम देख रहे थे, तब से उनका पुराना भरोसा है। लेकिन मुझे लगता है 2 चीज़ों पर काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक जनरेशनल चेंज पर, कि क्या पीढ़ीगत बदलाव किया जाए, उसमें मुझे मनोहर लाल खट्टर का नाम थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि एक उम्र को जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखे। और 2 फैक्टर्स में से, क्या OBC फैक्टर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी जाना चाहती है या फिर हिंदुत्व के फेस के साथ जाना चाहती है, ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय, मतलब पॉइंट हो सकते हैं जिस पे पार्टी निर्णय करे। ओके, हर्षवर्धन जी, आपके ओपनिंग कमेंट्स। देखिए,
सबसे पहले तो ये कि जो विजय जी ने कहा वो वाला राइडर मैं भी लगाता हूं कि सचमुच इस समय जिस तरह की स्थितियां हैं उन स्थितियों में आप ये कहें, और ऐश्वर्या खुद आपने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि मीडिया 4 दिन के लिए चलाता है कोई नाम, सोशल मीडिया चलाता है, फिर वो गायब हो जाते हैं। रियलिटी है। लेकिन ये जो खट्टर जी को बना दिया था सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, खट्टर जी को बना दिया था। खट्टर जी को बोला उन्हें तो हरियाणा से हटाया इसलिए, उसके बाद धर्मेंद्र जी को बना दिया कि धर्मेंद्र प्रधान ही हैं क्योंकि वो क्लोजेस्ट है अमित शाह के। फिर बोले कि भूपेंद्र यादव को कैसे छोड़ दें, भूपेंद्र जैसे, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब अभी कुछ भी जैसे भी जो भी हो रहा, लेकिन पता सिर्फ दो ही। नहीं, देखिए इस पे तो ये सब चलता है ना कि भाई धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ये अमित शाह के बड़े नजदीकी हैं और खट्टर जी मोदी जी के बड़े नजदीकी हैं, उनके साथ स्कूटर पे बैठ के घूमते थे, तो सबके पास अपने अपने बड़े स्ट्रांग पॉइंट हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो मनोहर लाल खट्टर जी निश्चित तौर पर बहुत अच्छे प्रचारक रहे, उनका जीवन बहुत सादगीपूर्ण रहा है और बहुत मतलब आप उसको कह सकते हैं थोड़ा कट्टर प्रचारक हैं, वो व्यवहारिकता में थोड़े कमजोर पड़ते हैं और यही वजह है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे तो बहुत अच्छे से हरियाणा को संभाला, लेकिन कई वर्ग थे जो उनके खिलाफ खड़े होने लगे। शायद यही वजह थी कि नायब सिंह सैनी को लाना पड़ा। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है और मेरा ये मानना है कि अभी जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है वहां इतने कट्टर प्रचारक की आवश्यकता शायद जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, मतलब ऐसा मेरा मानना है। बाकी नो डाउट कि बहुत वो विश्वस्त हैं, हर लिहाज से ठीक है, उनका जीवन ऐसा है, अपना सारा पैसा वो सब जो कहें कि उन्होंने खुद दान कर दिया, कुछ रख के चलते नहीं। लेकिन क्या संगठन ऐसे चलेगा? संगठन चलाने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए? संगठन चलाने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी पैन इंडिया प्रेजेंस हो, जो काम के लिहाज से उस तरह से हो। और जब हम इसकी बात करते हैं तो भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव विशुद्ध बैकरूम बॉयज के तौर पर है, थोड़ा दोनों का अंतर समझना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ऐसे नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान उसके साथ उन्होंने चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति की है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, वो ओडिशा से आते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत अच्छे जानकार हैं। भूपेंद्र यादव भी चूंकि प्रभारी रहे बिहार के, गुजरात में काम किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में भी काम किया, उसकी वजह से उनकी भी जानकारी है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की इस लिहाज से कहें तो थोड़ा ज्यादा आगे, उनको कुछ पॉइंट ज्यादा दे सकते हैं। जहां तक व्यवहार की बात है, नो डाउट भूपेंद्र यादव जब अरुण जेटली के साथ थे तो उतने ही नजदीक थे। कम लोगों को ध्यान में है कि जब वो नितिन गडकरी के साथ थे तो उतने ही नजदीक थे। और अमित शाह के भी वो, आप अंग्रेजी में वो शब्द चलता है ना, ब्लू आइड बॉय, तो वो आप कह सकते हैं। लेकिन क्या भूपेंद्र यादव को अभी अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखता है? तो ये सवाल, जवाब इसका आएगा कि हाँ, पिछड़ी जाति से हैं इसलिए है। लेकिन उस लिहाज से अगर देखें तो पैन इंडिया प्रेजेंस के लिहाज से धर्मेंद्र प्रधान, इन 3 नामों में, तीनों बड़े अच्छे नाम हैं, लेकिन इन 3 नामों में सबसे बेहतर नाम मुझे धर्मेंद्र प्रधान का दिखता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए, संघ और भाजपा के सभी टॉप लीडरशिप से उनके निजी संबंध है, ओडिशा से हैं, ओडिशा में उनका भी मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहा था लेकिन नहीं बने, तो उस लिहाज से देखें। पूरब में भारतीय जनता पार्टी को विस्तार करना है, ओडिशा के बगल में बंगाल है, उस लिहाज से देखें। उत्तर प्रदेश और बिहार में एबीवीपी के दौरान और भाजपा के दौरान काम किया है, उस लिहाज से देखें। महत्वपूर्ण मंत्रालयों में लगातार काम करते रहे और वो खुद, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, अगर गलत हो तो करेक्ट कीजिए, कुर्मी समाज से आते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी को पैन इंडिया प्रेजेंस वाले नेता की जरूरत है। मैं इन तीनों नामों को ऐसे ही देखता हूं। लेकिन हर्षवर्धन जी, अब जो नाम आ रहे हैं उसमें आप यूपी से बिहार गए, बिहार से आप बंगाल गए, बंगाल से उड़ीसा गए, वहां आप रुक गए। उड़ीसा से नीचे भी तो चलिए विजय जी, उड़ीसा से नीचे भी तो बीजेपी को एक्सपैंड करना है। ये जब तीसरा इलेक्शन था तो हम यही बात कर रहे थे कि बीजेपी की हर स्टेट में सीटें कटती दिख रही हैं। कांग्रेस यही कह रही थी कि भैया यहां मैक्स आउट कर चुके हो, यहां मैक्स आउट कर चुके हो, यूपी में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, बिहार में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, एमपी में इससे ज्यादा नहीं आएंगे। बीजेपी ने नए स्टेट ढूंढे, जहां नहीं थी वहां घुसी। तो दक्षिण में शर्मा, जो अगला नाम है वो चलाओ डी पुरंदेश्वरी जी का। डी पुरंदेश्वरी जी लेजेंडरी एनटी रामाराव जी की बेटी हैं और एनटी रामाराव जी की बेटी तो है ही, प्रेजेंट में चंद्रबाबू नायडू जी की सिस्टर इन लॉ है। यानी डी पुरंदेश्वरी जी और चंद्रबाबू नायडू जी की वाइफ दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं। लेकिन ये आंध्र प्रदेश बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष है, 2024 में राजमुंदरी से सांसद चुनी गई हैं और एनटीआर की लेगेसी है इनके साथ, क्योंकि बीजेपी क्या फ्रेंडली स्टेट का चंद्रबाबू नायडू, क्या
यहां पे इन स्टेट प्रेसिडेंट क्या पहली बार एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? इस पे बहुत बात हुई है। अभी मैं आप दोनों के पास आऊंगा इस पे कि क्या बीजेपी इस बार ऐसा करेगी, क्योंकि महिलाओं में लेके बहुतों का नाम आया। मीडिया का तो अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकते विजय जी, आपको पता है हर्षवर्धन जी। अभी आप एचआरडी मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, जो पहले सरकार में एचआरडी मिनिस्ट्री थी उनका भी नाम चला दिया था कि कोई भी बन सकता। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ऑल आर सीनियर, बट अभी तो जिसका मन आता है सोशल मीडिया में, इट इज वेरी इजी। अभी तो इलॉन मस्क ने अभी ट्रंप की खबर आई है कि ट्रंप इलॉन को यूएस से ही निकालने में लगे। उस इलॉन ने 140 वर्ड जब आते थे तब भी लोग थोड़ा सोच समझ के लिखते थे, वो उसने 140 को 1400 कर दिया। अभी जिसका जो मन है पूरा थीसिस लिख देते हैं, पूरा उसी पे पीएचडी की थीसिस हो जाती है। तो जिसका जो मन है उसको बना रहा है। लेकिन डी पुरंदेश्वरी जी क्या बन सकती है? और जब डी पुरंदेश्वरी जी की बात हो रही है तो मैं एक नाम और ले रहा हूं जो लोग बहुत सुबुगाहट से ले रहे हैं, बट वो है जी किशन रेड्डी का। जी किशन रेड्डी एक युवा नेता है। जब पहली बार मैं उनसे मिला तो वेंकैया नायडू जी, पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति, वो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी की अगर मैं गलत नहीं हूं बैंगलोर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, वहां मैं पहली बार उनसे मिला था। तो मुझे लगा इज ए वेरी वेरी ब्राइट लीडर, और वो हिंदी भी बोलते हैं। उनका नाम ये कहा जा रहा है कि, क्योंकि अब कहने के लिए तो सब कुछ कहा जाता है, ये भी हमने जो पहले नाम चला है आपको पता है कितनी बार कितने लोगों ने बोला नहीं आरएसएस ने मना कर दिया। जैसे मोहन भागवत जी ने खुद फोन करके उन लोगों को बताया था नहीं हेलो मैंने इस नाम को मना कर दिया। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए ना, क्या आरएसएस जिसको मना करेगी, क्या वो हर्षवर्धन जी आपको, मुझे या फिर विजय जी को पता होगा? नहीं, हम सिर्फ आकलन लगा सकते हैं ऑन प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन लोग आजकल डेफिनेशन से बोलते देखो आरएसएस ने मना कर दिया। अरे आरएसएस ने क्या, आपको किसने कॉल करके बोला? भैया जी ने बोला, दत्ता जी ने बोला, कि मोहन भागवत जी ने खुद कॉल किया? नहीं, ये रियलिटी है। तो जी किशन रेड्डी और पुरंदेश्वरी, मैं इन दोनों पे आपका एनालिसिस चाहता हूं। क्या दक्षिण की तरफ या थोड़ा देखेगी बीजेपी, या पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, विल दे वांट दैट? विजय जी। देखिए, लंबे समय से ये बात चल रही है और भारतीय जनता पार्टी पर और संघ पर दबाव बना हुआ है कि महिलाओं का जो एक रोल होना चाहिए, और महिला अध्यक्ष नहीं है। 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी, बल्कि यदि 1952 से जनसंघ से लेकर अभी तक देख लें तो कभी नहीं बनी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी उस तरह से कोई निर्णायक पद पर नहीं है, बाकी बहुत सारी भूमिकाओं में है। तो वो उस पर विचार चल रहा है कि क्या होगा। एक बार विचार हुआ करता था जब सुषमा स्वराज थी, तो सुषमा स्वराज को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी वाजपेयी सरकार में। दूसरी बात हो रही है कि क्या साउथ में एक्सपेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी साउथ से किसी को चुनेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का साउथ को लेकर, सदर्न को लेकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अच्छा एक्सपीरियंस मतलब कि उससे पार्टी को कोई बड़ा फायदा हुआ हो, ऐसा नहीं लगता। आपने वेंकैया जी का जिक्र किया, वेंकैया जी बहुत सदन के सबसे पॉपुलर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, है ना, और बहुत अच्छे लोगों में से, बहुत हंसते मुस्कुराते हुए लोगों में से थे। लेकिन वो वेंकैया जी के बोलने के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे बोलते थे वो आपने तो देखा, हमने तो बहुत बाद में देखा। वो क्या वो एक सेंटेंस में ऐसा, मैंने बीजेपी का तो वक्ता, और वो भी मतलब आंध्रा से आने के, वो ऐसा करते थे कि आदमी देखते रह जाता था। कई बार मैंने देखा है, मतलब आडवाणी जी की जो आखिरी रथ यात्रा थी उसमें पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वेंकैया जी थे, अरुण जी थे, सुषमा जी, मैं देख रहा था वेंकैया नायडू ऐसी हिंदी बोलते थे, ऐसी हिंदी बोलते थे, और उसमें एक दो चीजें लगा के उसमें है, मतलब एक शुरू में, एक बीच में, एक लास्ट में, कि आदमी सुनता रह जाता था कि अब क्या आएगा। विजय जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग जी। तो वही कह रहा हूं ना, राइमिंग के साथ बोलते थे वेंकैया जी, राइमिंग के साथ बात किया करते थे। बल्कि मैं किसी दिन, अभी कुछ दिनों पहले बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से, तो मैंने कहा ये जो प्रेम की भाषा आप चला रहे हैं आजकल, उसकी बजाय कुछ दिनों में अपने प्रवक्ताओं को, वेंकैया जी और अरुण जी और सुषमा जी, तीनों प्रवक्ताओं को सुनाइए। उनके जो पहले के वीडियोज अगर आपके पास हों तो वो सुनाइए कि कैसे मिठास के साथ कितनी तेज छुरी चलाई जाती है, समझे। तो वो वेंकैया जी उन लोगों में से रहे। लेकिन आंध्र प्रदेश में कोई पार्टी का बहुत फायदा नहीं हुआ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनाया गया तो मुझे याद है कि वो मजबूरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2002 में, वाजपेयी सरकार में, और जना कृष्णमूर्ति को हटाना था, क्योंकि जना कृष्णमूर्ति से वाजपेयी जी का बहुत अच्छा नहीं था। उससे पहले बंगारू लक्ष्मण रहे, उनके साथ भी एक अच्छा इंसिडेंट नहीं हुआ, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा।
फिर जन्ना कृष्णामूर्ति बनाए गए, जन्ना कृष्णामूर्ति से कुछ नहीं हुआ, साउथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉर्थ में उनको कोई समझ ही नहीं पाता था। उसके बाद जब वाजपेयी जी ने कहा कि अब नया अध्यक्ष बनाना है, जन्ना कृष्णामूर्ति को हटाना ही है, ये तय हो गया, मतलब ऐसी जानकारी मुझे थी उस समय की, तो नाम आया कि सुषमा जी क्या बन सकती हैं, तो वो सरकार में थी, वो जाना नहीं चाहती थी। आडवाणी जी से भी इस बात पर चर्चा हुई, वो भी नहीं जाना चाहते थे। राजनाथ जी से बात हुई, वो भी नहीं जाना चाहते थे। तब फाइनली ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में थे शायद उस समय वेंकैया जी, और उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो लेकिन उनको उससे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कोई हर्षवर्धन जी हुआ नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, लेकिन हिंदी ये दोनों नेता भी बहुत अच्छी बोलते हैं। जी किशन रेड्डी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, 24 में सिकंदराबाद से सांसद चुने गए, 19 में मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, अमित शाह के MOS थे, 21 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए, तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अनडिवाइडेड आंध्रा तेलंगाना में विधायक भी रहे हैं। ये मतलब चर्न करके आए, ऐसे नहीं है कि पैरा ड्रॉप हुए हैं कि किसी बड़े घर से आते हैं या डायरेक्ट करेक्शन है तो चलो कर दो। और वहीं पुरंदेश्वरी जी के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन हर्षवर्धन जी, अब जो मैं आपके सामने एक नाम लेके आ रहा हूं, वो नाम कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान, ग्राफिक शर्मा, Only me and शिवराज सिंह चौहान for a minute. Me and graphic 60-40. शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नाम है जिसको एक समय पे बीजेपी में यह कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी हैं, शिवराज सिंह चौहान है और रमन सिंह है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ वाले, रमन सिंह हार गए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार भी जीते और जीतने के बाद बीजेपी ने उनको चेंज किया। बहुत लोगों ने एनालिसिस किया, अरे जीतने के बाद कैसे हटा सकते हो भैया, अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स मध्य प्रदेश में लेके आए। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके ऊपर आरोप नहीं, भाई सबसे बड़ा व्यापम स्कैम याद है हम सबको, इन्वेस्टिगेशन हुआ। लोग ऐसा कहते थे कि मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम में कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, सब टपक जाएंगे। कभी कोई भी कहीं भी मर जाता था, कोई साइकिल पे चलते चलते मर जाता था, कोई बैठे बैठे अपने घर में निकल जाता, कुछ भी हो जाता था व्यापम स्कैम में। दैट वाज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा, उन्होंने कहा आई एम ओपन फॉर ऑल इन्वेस्टिगेशन। जनता का दोबारा अप्रूवल लिया। देखिए डेमोक्रेसी में जनता का अप्रूवल होता है, जनता जनार्दन होती है, आप डिसाइड करते हैं। राजनेता आरोप लगाते हैं, क्या नरेंद्र मोदी पे आरोप नहीं लगाए? उन्होंने एक बार नहीं 3 बार कांग्रेस को और पूरे विपक्ष को बताया कि जनता का समर्थन किसके साथ है। शिवराज सिंह चौहान इन सब में सबसे सीनियर नाम है, सबसे सीनियर नाम है। संघ के क्लोजेस्ट मैं कहूंगा नितिन गडकरी के बाद, देवेंद्र फडणवीस भी नहीं, नितिन गडकरी के बाद अगर मोहन भागवत 1 घंटा भोपाल में बैठ के उनके घर में बैकयार्ड में 1 घंटा बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, तो हाउ क्लोज दे मस्ट बी। या क्या बॉन होमी होगी जिसे हम कहते हैं, या क्या रिलेशन होगा। शिवराज सिंह चौहान वो जिन्होंने ये कहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, कांग्रेस ने कहा था। आधे से ज्यादा मीडिया, हर्षवर्धन जी, ये कह चुका था कि शिवराज सिंह चौहान इलेक्शन हार चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने दिखाया कि कैसे जनता का समर्थन उसके साथ है, उनके साथ है। उनको दिल्ली का पूरा समर्थन था, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का पूरा समर्थन था, लेकिन दिखाया कि कैसे वो कर सकते हैं। जब उनको हटाया गया तो वही मनोहर लाल खट्टर वाली बात, अरे भैया इसलिए हटाया गया है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। मेरे को लगता है जगत प्रकाश नड्डा जी यही बात करते होंगे कि मेरे बाद आएगा कौन, ये आएगा कि ये आएगा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, जैसे इनी मिनी माइनी में होता। इतने ऑप्शंस हैं बीजेपी के साथ, मतलब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इतने हैं कि किस किस को सेटल करें। शिवराज सिंह चौहान, मतलब मेरे पास मेरी रिसर्च ने इतना दिया है कि मैं बोलता रहूंगा हर्षवर्धन जी तो 45 हो जाएगा, इनके बारे में इतना सब कुछ है। हर्षवर्धन जी, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, ये सबको पता है। मैं आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई नॉट शिवराज सिंह चौहान? प्रॉब्लम क्या है शिवराज सिंह चौहान में? देखिए, एक तो ऐश्वर्य जी एक लाइन में जरूर बोल दूं, मुझे दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होता नहीं दिख रहा है। आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु से पुरंदेश्वरी, जी किशन रेड्डी और अन्नामलाई, ये तीनों नए अध्यक्ष की टीम में होंगे, या इनमें से कोई मंत्रिमंडल में भी आ सकता है। जी किशन रेड्डी तो हैं ही, ये भी हो सकता है। अब सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान नहीं हो, इसका कोई बड़ा कारण है? तो सबसे बड़ा कारण यह है कि क्या सत्ता का एक नया केंद्र अफोर्ड करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है?
या शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी पीढ़ीगत परिवर्तन के नेता के तौर पर देखते हैं? इसका जवाब जो होगा उसी के आधार पर तय होगा। शिवराज सिंह चौहान में वो सारी खूबियां हैं और अध्यक्ष के तौर पर अगर वो उस कुर्सी पर बैठते हैं, अभी वो कृषि मंत्री बने, तो जिस तरह का उन्होंने काम किया, मतलब पहले कृषि मंत्री जो थे उनका क्या व्यवहार और किस तरह से वो देखे जाते थे, राधा मोहन सिंह से लेकर अर्जुन मुंडा तक, और अभी जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने बदल दिया, पूरा परसेप्शन बदल दिया। तो मेरा ये मानना है शिवराज सिंह चौहान खांटी नेता है, उनको वो आता है राजनीति करना, लेकिन इस राजनीति करने में संगठन का भला तो होगा। सरकार के समय में अगर अध्यक्ष इतना पावरफुल हो, इतना एक पावर सेंटर बन जाए, तो जो सरकार में पावर सेंटर है क्या वो उसको तैयार हैं स्वीकार करने के लिए? मूल बात यही, इन दोनों सवालों का जवाब जो होगा उसी के आधार पर शिवराज जी की कुर्सी तय होगी। तो आप कह रहे हैं कि सरकार इतनी पावरफुल है, तो उसमें नॉर्मली ये होता है जब सरकार में होते हैं तो अध्यक्ष पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस हो वीक होता है। आप कह रहे हैं बीजेपी डज नॉट वांट अ स्ट्रांग पार्टी प्रेसिडेंट। क्या भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त, बहुत स्ट्रांग राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहिए? शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का मतलब दिल्ली आने के बाद जो स्टांस है विजय त्रिवेदी जी, जो स्टांस है बहुत अलग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये होने वाला है। एक लाइन ऐश्वर्या जी प्लीज बोलिए, एक लाइन बोलिए ग्राफिक्स रखो। स्ट्रांग से दिक्कत नहीं है। क्या एक नया पावर सेंटर क्रिएट होगा? स्ट्रांग से दिक्कत नहीं। स्ट्रांग अगर है और वो जो अभी के स्थापित पावर सेंटर हैं, शक्ति केंद्र हैं, उनके साथ चलते हुए आगे दिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। पावर सेंटर के लिए तो बाबा के लिए भी कहा जाता है, वो पावर सेंटर तो देवेंद्र फडणवीस के लिए भी कहा जाता है। विजय जी आप जानते हैं कि भैया बाबा यूपी में है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में है, एक और पावर सेंटर कहीं और क्रिएट ना हो जाए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थे तो भी पावर सेंटर, दिल्ली आ गए हैं तो भी पावर सेंटर है। विजय जी आपका एनालिसिस। देखिए ऐश्वर्या, आपने कहा कि मैं शिवराज जी पर बोलूंगा तो 7:45 हो जाएंगे। अगर आप 7:45 तक बोलते तो अपने आप तय कर देते कि शिवराज जी अध्यक्ष नहीं होंगे। ये उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वही उनकी वीकनेस है। दैट इज, समझे क्या सर? और उसको हर्ष जी ने भी बहुत ठीक से कहा कि पैरेलल पावर सेंटर की जरूरत नहीं है। Okay. और पैरेलल पावर सेंटर के अपने नुकसान होते हैं। शिवराज जी की ताकत जो है ना, वही उसकी, जो आपने सवाल किया कि क्यों नहीं बनेंगे, तो वो उनकी ताकत है। और कोई सरकार, और खासतौर से ये सरकार तो नहीं चाहेगी कि एक पैरेलल पावर सेंटर खड़ा हो, और उन पर संघ का भी बहुत हाथ है। अभी जो दत्तात्रेय जी की बात हुई, उन्होंने जो बयान दिया, जो बातचीत की थी संविधान को लेकर, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को लेकर, उस पर सबसे पहले खुलकर शिवराज जी बोले, आपको याद हो तो। कोई उस तरह से मंत्री, कोई बड़ा मंत्री भारतीय जनता पार्टी का या संगठन की तरफ से भी किसी ने उसके सपोर्ट में आगे आकर बात नहीं की जो शिवराज जी ने की। तो वो पावर, और जितनी मिठास के साथ वो बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। आप सोचिए, इतना पॉपुलर कोई भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है जो 15-20 साल चीफ मिनिस्टर हो। आज भी मध्य प्रदेश चले जाइए तो वहाँ की बहनें, बेटियां मामा के तौर पर उनको याद करती है। और आपने तमाम कोशिश की, आपने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तब भी मध्य प्रदेश उन्होंने जिता कर दे दिया। तो ये सारी जो स्ट्रेंथ है उनकी, वही उनका कारण बन सकती है रोकने के लिए। और दूसरा जनरेशनल चेंज, मैं फिर से जोर दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनरेशनल चेंज पर बात कर रही है। और एक बात और कह दूं, हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, कि भारतीय जनता पार्टी में ये एक्सरसाइज हो रही है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और नड्डा साहब को तो पता ही होगा कि कौन बन रहा है, हमें नहीं पता क्योंकि नड्डा साहब से हमारी बात होती नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट अध्यक्ष, अभी इस मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट अध्यक्ष अमित शाह जी है। अब आप किसको और लेकर आना चाहते हैं पार्टी में उनकी मदद के लिए, वो नाम तय करना है। नहीं, ये मैं आपकी बात मानता हूं कि देखिए अब तो ये क्लैरिटी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, डोमेस्टिक कोई इशू हो, इंटरनेशनल है तो प्रधानमंत्री की अलग टीम है, डोमेस्टिक हर्षवर्धन जी कोई इशू हो, बीजेपी से रिलेटेड हो, संगठन का हो, कहीं और स्टेट में हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं सरकार तोड़नी हो, कहीं बनानी हो, किसी नेता को करना हो, कुछ करना हो, अमित शाह, इट्स वन स्टॉप शॉप। एक व्यक्ति, एक नेता हु कॉल्स द शॉट, अमित शाह। ऐसे में मैं आप दोनों की बात मानता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जैसा सीनियर लीडर के बजाय दे माइट प्रेफर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अपने आप में बहुत सीनियर हैं, लेकिन कंपैरिजन में मैं कह रहा हूं, दोनों के कंपैरिजन में। बट क्या वो बीजेपी के लिए सही होगा? क्या वो बीजेपी को जो जनरेशनल चेंज चाहिए या जो आगे ले जाने की बात है उसमें वो एब्सोल्युटली सही बैठेगा? हर्षवर्धन जी। देखिए, एक तो ये कि मैं इसको थोड़ा स्पष्टता से कहूं, ये इसमें तो संदेह नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह
ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली नेता है। लेकिन एक ये भ्रम भी होता है, कई बार ये भ्रम होता है कि अमित शाह जो कह देते हैं वही होता है। ये अमित भाई भी सुनते होंगे तो उनको भी थोड़ा सा हंसी आती होगी। क्यों? क्योंकि कई ऐसे मसले होते हैं जिसमें वो चाहते हैं फिर भी नहीं होता। आपको एक उदाहरण याद दिलाता हूं, पिछली बार भी जब अध्यक्ष होना था तो भूपेंद्र यादव जी का नाम खूब जमकर चला था कि अमित शाह तो उन्हीं को चाहते हैं। अंत में क्या हुआ? कहा गया कि नहीं, मोदी जी चाहते थे कि जेपी नड्डा जी बन जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में कोई कुछ भी कहे, और इसमें कोई संदेह नहीं, मैं संकोच नहीं करूंगा कि मोदी शाह के बाद सब बहुत पीछे है, लेकिन एक कलेक्टिव लीडरशिप अभी भी काम करती है, एक विचार परिवार अभी भी काम करता है। और अमित शाह निश्चित तौर पर कमाल के संगठन करता है। आज की जो बीजेपी दिख रही है उसकी नींव बुनियाद उन्होंने बहुत अच्छे से मजबूत की है। लेकिन अभी वो होम मिनिस्टर हैं, अभी वो सहकारिता मंत्री हैं, और जितने तरह के कामों में वो व्यस्त हैं उसमें एक प्रॉपर अध्यक्ष चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी हो गई है, और भाजपा में अभी ये कहा जाने लगा है कि भाजपा में कार्यक्रम तो बहुत है लेकिन नेता नहीं हो पाते हैं, पार्टी उस तरह संगठन नहीं चल रही, उसकी आवश्यकता है। ये नहीं चल सकता। अमित शाह बड़े मसलों को बैठ के सुलझा सकते हैं, को बैठ के सुलझा लेकिन सकते आपको हैं। एक सक्षम राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, मैं आप दोनों को मानता हूं, लेकिन ये वो सारे नाम हैं जिन पे बात चल रही है। और आपको पता है एक नाम ऐसा भी है, हर्षवर्धन जी और विजय त्रिवेदी जी, जो आप बोलेंगे ऐश्वर्या ये तुमने कैसे चला दिया, जो मैं आप बता रहा हूं सिर्फ जस्ट क्योंकि सोशल मीडिया का नहीं है ये, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिसे कहा जाता है कि भाई इज द डार्क हॉर्स, जब कोई नहीं चलेगा तो ये चल जाएगा। जैसे सब्जी में आलू होता है कि भैया कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आलू डाल दो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। जब बीजेपी में ये कहा जाता है कि जब कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ही विल कम, एंड ही विल कम विद अ बैंग, विद अ बिग बिग बैंग, और वो सबको सेटल कर देते हैं। इधर वाले भी सेटल, उधर वाले भी सेटल। उनका एक बहुत पुराना डायलॉग है कि राजनीति में दोस्त तो होते नहीं, मैं सिर्फ दुश्मन कम बनाता हूं, और वो है राजनाथ सिंह। एक बार नहीं, दो बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? माननीय राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह एक बार नहीं, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब सबसे ज्यादा मुश्किल समय था। वो याद है, गोवा, विजय जी, हर्षवर्धन जी, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी जी कहे जाते थे, और उस समय मैं कह सकता हूं 1-2 पत्रकार दे वर क्लोजेस्ट टू आडवाणी जी, विजय जी वाज वन ऑफ देम। विजय त्रिवेदी जी, याद है आपको? दीपक चोपड़ा, राजनाथ सिंह जी का अशोक रोड वाला घर, अमित शाह पहुंच गए थे अशोक रोड वाले घर में, वहां से फोन जा रहा है दीपक चोपड़ा को, अब फायदा नहीं भैया, अब तो हो गया जो होना है। ऑल ऑफ दैट हैपेंड। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? राजनाथ सिंह। जब सारी प्रॉब्लम आई, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट करनी थी राजनाथ सिंह। ये सिर्फ शगुफा है क्या, और या कैन इट रियली हैपन? विजय जी, क्विक कमेंट। देखिए, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व को लेकर और किसी बात पर परेशानी नहीं होती, और वो सबके साथ मिलकर चलते हैं, लोकप्रिय लोगों में से है, इसमें भी कोई बात नहीं। और जब जब संकट आया, 2004 में भी वेंकैया जी गए, उसके बाद आडवाणी जी आए, और आडवाणी जी के जाने के तुरंत बाद जो क्राइसिस हो गया था उस समय भी राजनाथ जी को लाया गया। और राजनाथ जी की सबसे खास बात क्या है कि वो रामचरितमानस की सीता की तरह से लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते हैं। उन्हें पता है कि लक्ष्मण रेखा क्या होती है। वो ताकतवर होकर भी पैरेलल पावर सेंटर बनने का वो मन में भ्रम नहीं पालते। मैं बहुत साफ तरीके से बात कर रहा हूँ। राजनाथ जी इतने लोकप्रिय नेताओं में से, मैं आज की तारीख में फिर से आपको जोड़ दे रहा हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के किसी नेता के घर पर चले जाए, नितिन जी को छोड़ दें, नितिन जी आजकल बहुत काम करते हैं, बाकी किसी पार्टी के नेता के घर पर कार्यकर्ता अगर आते हैं तो वो राजनाथ जी हैं। मैं कहता हूँ कि घर पर 200 लोग नहीं आए तो शायद राजनाथ जी को वो तो वो उस तरह के लोकप्रिय लोगों में से हैं, और उनसे किसी को डर नहीं लगता। पिछले 10 साल देखें आप, मैं मानता हूं आपने जो 2012-13 की बात की, गोवा की बैठक की बात की, उसको भी किस तरह से सेटल उन्होंने किया है। सेटल राजनाथ जी ने सबसे पहले पहचाना सेटल वाज द कि तीर कहां पर लगने वाला है, सेटल करने वाला काम। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि वो लक्ष्मण रेखा नहीं लाते, उन्हें पता है कि दूरंदेशी कहां पर बनी हुई है। दूरंदेशी तो है। हर्षवर्धन जी, क्विक कमेंट प्लीज। हर्षवर्धन जी, जल्दी 30 सेकंड वाला। ये मैं यही कहूंगा कि बात नहीं बनी तो बात बना लेंगे इनसे। राजनाथ जी यही,
लेकिन क्या अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट पे भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है? क्या एडहॉक प्रेसिडेंट पे जाने वाली है? लगभग 74 वर्ष के हो गए हैं राजनाथ जी। राजनाथ जी की क्षमता, उनकी सबके साथ समन्वय, उनका एक कहें कि जो एक अलग किस्म का एक ऑरा है, उसको सब जानते हैं, वो कर चुके। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब उसका वक्त है बीजेपी के लिए। बीजेपी आगे देख रही है। तो मेरा ये मानना है कि राजनाथ जी तभी होंगे जब बात एकदम नहीं बनी तो बात बनाने के लिए बैठा दी जाए, नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि वो अचीव भी कर चुके हैं, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जिस समय जनरेशनल चेंज को है ना, हाँ। आप उसका की पॉइंट मानिए। मैं कह रहा हूं जनरेशनल चेंज को की पॉइंट मानिए इस पूरी एक्सरसाइज में। जनरेशनल चेंज तो इस पे आपको जवाब मिला। ये वो सारे नाम है जिन पे बात हो रही है, लेकिन जनरेशनल चेंज, और उसमें मैं ये कह सकता हूं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि धर्मेंद्र प्रधान सबसे आगे दिखते हैं उस जनरेशनल चेंज में। पर क्या ऐसा होगा? अगर आप सूत्रों की माने तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 3 to 4 days, अगले 3 से 4 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। कौन होगा वो जानकारी हम आपके पास सबसे पहले लेके आएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपसे जिस विषय पे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ समय है, अनुराग भदौरिया को जरा ले आइए। अनुराग जी इंतजार कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं दर्शकों, आनंद दादा हैं जी। अनुराग जी, मैं फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूं, आपके नेता को प्रॉब्लम क्या है? जी, इट्स हिज बर्थडे टुडे। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिलेश जी को आपने 52 दंड मारे। अगर आप 52 गुलाब भी दे देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपनी हेल्थ दिखानी थी, आपको दिखाना था कि आप कितने शक्तिशाली हैं, तो आपने 52 दंड मार लिए। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन मैं आपको इसका कॉन्ग्रेचुलेशंस कब दूंगा कि आपको सच में पॉजिटिव राजनीति करनी है। ये इस तरह की कमेंट क्यों करते हैं आप मुझे बताइए कि पैसे लेते, अरे वो सनातन का प्रचार कर, आप कह रहे पैसे लेके करता, आप पैसे लेके करते। मैं नौकरी करता हूं, फ्री में करता हूं क्या? आनंद दादा नौकरी करते, फ्री में करते हैं क्या? आप खरबपति आदमी हैं, बंबई से लेके दिल्ली तक आपके घर है, आप हो सकता है फ्री में करते हो। भैया काम करते हैं, तनख्वाह लेते हैं। वो व्यक्ति कह रहा है मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चप्पल भी नहीं पहनता, खड़ा हूं पहनता हूं, किसी और की गाड़ी में चलता हूं, मैं अस्पताल बना रहा हूं। अनुराग भदौरिया, प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? देखिए पहली बात तो आपने सुनिए, उन्होंने जो बोला उसको मुझे लगता है कि आप समझे नहीं, या समझना नहीं चाहते, या समझ के भी अनजान बनना चाहते हैं, या एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। क्योंकि साफ साफ बात है, इटावा में जो घटना घटी, एक यादव कथावाचक ने कथा पढ़ी, वहाँ पे विशेष जाति के लोगों ने उसके बाल मुड़वा दिए, उसकी चोटी काट दी। सोचो, उसके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया। इस तरह की घटना घटी, तब इस तरह की जब घटना घटती है समाज के अंदर में, फिर तब ये आवाज़ उठती है, क्या समाज में एक वर्ग विशेष कोई एक जाति को ही यहाँ कथा पढ़ने का है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर जाति के लोग कथा पढ़ सकते हैं। हाँ, ये भी है, गांव के अंदर में बहुत लोगों के पास उतनी सुविधाएं नहीं है, ना उतना पैसा है कि बड़े यहाँ कथावाचक बुलाया जा सके। सभी जानते हैं जो बड़े कथावाचक हैं उनकी सुविधाएं बड़ी। माफी, आपको इतना वेट करना पड़ा गाँव में। अरे सुन मेरी बात नहीं सुनाओ ना, पैसा क्यों? पैसे का क्या बोल रहे हैं? कथावाचक, बड़े लोग जो कथावाचक होते हैं वो गांव में कथा पढ़ने नहीं आएंगे। हाँ। सब जानते हो कथा पढ़ने नहीं आएंगे। तो छतरपुर कहां पे? छतरपुर गांव में नहीं, जो गांव के अगल बगल में रहते हैं। छतरपुर क्या आराम से आ जाते हैं? छतरपुर क्या न्यूयॉर्क में? जिनकी सुविधाएं कम होती है। नहीं, छतरपुर जहां पे वो करते हैं, छतरपुर क्या मैनहट्टन है? कथावाचक बुला लेंगे बड़ा जरा। छतरपुर क्या लंदन है? गाँव में कहां से? नहीं, छतरपुर गाँव नहीं है। नहीं, छतरपुर गाँव नहीं है। लेकिन प्रभु का अनुराग भदौरिया जी, नहीं अनुराग जी, ये मेरे को अब लगता है जितना आप दंड मारते हैं, आप थोड़े बादाम कम खा रहे हैं। नहीं, आप थोड़े बादाम कम खा रहे हैं। नहीं, आपका दिमाग तेज नहीं हो रहा। नहीं, आपका दिमाग तेज नहीं हो रहा। आप दंड मार रहे हैं, आप 52 दंड मार सकते हैं, आप 5 बादाम खाइए पहले। नहीं, आनंद दादा क्विक। और मेरे पास आनंद विजय जी सिंगल कमेंट दादा, माफी चाहता हूं आपको वेट कराया था जी। आनंद दादा। हाँ, कोई बात नहीं है। मैं ये जानता हूं कि सनातन को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग कभी भी ठीक बातें करते हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है। अनुराग जी भी सनातन को लेकर बातें बोलते हैं, लेकिन किंतु परंतु आदि अनादि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अगर आप इस बयान को जो बागेश्वर धाम पर दिया गया, उसको अगर सनातन के एक प्रवचनकर्ता से जोड़कर और उसको समाजवादी पार्टी के ऑफिस में शॉल ओढ़ाने की घटना से जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मतलब
पता नहीं एक सोचा समझा बयान है, ऐसे दिया हुआ बयान नहीं। और अखिलेश यादव जी मुझे लगता है कि बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, वो ऐसे बयान नहीं देते हैं जैसे अनुराग जी देते रहते हैं। अब जैसे मैं बोलता रहूंगा, ये बोलते ही रहेंगे निरंतर, ये चुप नहीं होते। इनके नेता ऐसे नहीं है, वो बहुत ही सोच समझ कर बोलते हैं। तो मुझे आप दोनों, सनातन के प्रति मैं इस पे एक लंबी डिबेट करना चाहता हूं, लेकिन मेरी साथी रितु ने बागेश्वर धाम के बागेश्वर बाबा से वहीं छतरपुर बात की है, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत से, एक्सक्लूसिव। और पूछा हमने उनसे, क्या आप सचमुच पैसे लेते हैं और क्या करते हैं उस पैसे का? आपको भी कहीं बड़े बड़े घरों, बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक तो नहीं? सुनिए, मेरी साथी रितु ने एक्सक्लूसिव बात की है बागेश्वर बाबा से। हमारे साथ इस वक्त बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, और जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त आस्था के मुद्दे को सियासी रोटियां सेकने का कहीं ना कहीं जरिया बनाया जा रहा है, हमारे साथ सीधे बातचीत करेंगे। बाबा, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा बाबा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश भर में एकता की एक कहीं ना कहीं झलक दिख रही है, लेकिन कुछ सियासी दल ऐसे हैं जो एकता में भी भंग डाल रहे हैं। ये बहुत पुराना ट्रेंडिंग है और कुछ राजनीतिक नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। हम उनको भी प्रार्थना करेंगे, वो ठीक है, आपका जो भी विषय है अच्छा है। जो इटावा की घटना हुई बहुत बुरी हुई, उस पर हमने बहुत खुल के बोला, मुखर होकर बोला। एक पिता की 4 संतानें हैं, सभी समान हैं। बड़ा वाला प्रिय नहीं हो सकता पिता को, ना छोटा वाला, चारों प्रिय होते हैं। वैसे ही हम सब परमात्मा की संतान हैं, तो चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक, चतुर्थ वर्ण, शूद्र, चारों परमात्मा के हैं। वेदों में भी इसकी बात है। तो हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि इस देश को अगर भव्य बनाना है, देश को दिव्य बनाना है, तो काष्ठवाद से नहीं बनेगा, राष्ट्रवाद से बनेगा। देश की भी स्थिति जर्जर हो रही, देश खस्ता हाल में जा रहा। इस देश में कभी भी विकास पर बात बहुत कम होती है, नौकरी पर बहुत कम बात होती, डेवलपमेंट पर बहुत कम बात होती, एजुकेशन पर बहुत कम बात होती। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में सबसे ज़्यादा उपद्रव कि जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात नहीं होती, जो नहीं है उस मुद्दे पे बात है। ये बात बताना, इटावा की घटना निश्चित रूप से बुरी हुई। इसमें ये नहीं होना चाहिए था कि जातिवाद, होना ये चाहिए था कि दोनों भाई भाई हैं, दोनों पक्षों को बैठा करके विवाद की जगह संवाद रखना चाहिए। पर हम जरा समझना चाहेंगे बाबा, ये जातिवाद और राष्ट्रवाद के बीच में जो जंग छेड़ दी गई है, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? क्यों छेड़ा, क्या लाभ हो रहा है उन्हें? सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं और ये तो हम नहीं कह सकते कि उनको क्या लाभ होगा, वो भगवान जाने और हनुमान जी जाने और वो जाने। हम इतना जानते हैं कि हमने कमर कस ली है। निश्चित रूप से हमारा इस घटना के बाद कार्य बढ़ा, हमको और संघर्ष करना पड़ेगा। हम पुनः पदयात्रा कर रहे हैं दिल्ली से वृंदावन तक। पहली जो पदयात्रा थी उसका नारा भी यही था, भेदभाव और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब हिंदू ही हिंदू से लड़ेगा तो हमें मुसलमानों से लड़ने की, ईसाइयों को हमसे लड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें लगता है कि इस घटना से सबसे ज़्यादा कोई खुश होगा तो जो देश को गजवाए हिंद चाहते हैं वो लोग बहुत खुश होंगे। सर, एक और सवाल मेरा, जब इटावा की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोगों की जो एक अंदर से जो मानसिकता है वो भी निकलकर सामने आती है कि किस तरीके से जातियों में विभाजित करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आप मुखर होकर बोलते आए हैं कि जातियों में नहीं बांटना है, जातियों में बंटना नहीं है, एक राष्ट्र होना है और सनातनी को एक होना है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक होंगे, पहली बात तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुओं से, और हिंदू ही एक नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये प्रायोजित षड्यंत्र है देश को मिटाने का, जातिवाद के नाम। यहाँ तक कि आपको भी नहीं चाहिए। हाँ, अब लगातार लगे हैं पर हम सह लेते हैं। हमारे जीवन में संघर्ष प्रतिदिन है, हर पल है। समाज के लिए हम 18 घंटे जो जीवन में निकालते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलना, उसके विषय को समझना। हम ये नहीं कहते कि हम चमत्कारी हैं, हम डांडस दे पा रहे हैं, उसको सांत्वना दे पा रहे हैं, यही बहुत है। क्योंकि हमारे पास सब प्रकार के लोग आते हैं, उनमें वो लोग भी आते हैं जिनको जो महंगा इलाज नहीं करवा पाते, तो वो भभूति के चमत्कार पर भरोसा करते। तो किसी धर्म विधर्मी के यहाँ जाने से बेहतर है कि वो हनुमान जी से जुड़े। हम ये कर रहे हैं।
उस पर कई लोग टीका टिप्पणियाँ करते हैं, कई लोग कानाफूसी करते हैं, कई लोग तरह तरह के हमारे ऊपर मीम्स बनाते हैं। पर धन्यवाद है, हम हिंदुओं के लिए जी रहे, हिंदुओं के लिए मर रहे। हमें अपने कार्य पर, अपने हनुमान जी पर, अपने गुरु पर बहुत प्राउड है कि हम गुरु कृपा से वो कर पा रहे हैं जिससे हिंदुओं का धर्मांतरण रुक रहा है। साधुओं को, संतों को कटघरे में खड़े कर कर, कथावाचकों को कटघरे में खड़े कर कर किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं? देख तो रहे हैं, पर हम राजनेताओं पे टिप्पणियां करते नहीं हैं। राजनेताओं की अपने अपने लेवल होता है, हम साधु परंपरा के हैं तो हम सनातन पर बात कर पाएंगे, वो उनका अपना निजी विषय है। हम किसी भी राजनेता पर, किसी ने हम पे भी टिप्पणी की हो उसको हम धन्यवाद देंगे। हम किसी भी राजनेता पर टिप्पणी नहीं करते। आप विदेशों में भी जाते हैं और हिंदुस्तान में जिस तरीके से आप लगातार एक मुहिम के तहत काम कर रहे हैं हिंदुओं को एक करने की, ये विदेशों में भी आप कर रहे हैं, एक बहुत अतुलनीय पहल है। इसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पर लोगों का क्या रुख है? बहुत अद्भुत है, लेकिन वहाँ पर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति प्रायः बच्चों में लुप्त होती जा रही है। इसलिए एक हमने प्रयोग किया वहाँ पर, सेव चिल्ड्रन सेव सनातन। अपने कल्चर, अपने सनातन को बचाने के लिए हमें अपने बच्चों में संस्कार भरने पड़ेंगे और उनका ब्रेन वॉश ना हो पाए पाश्चात्य संस्कृति में। तो अभी हम लगातार 3 देशों में गए, फिजी गए जहां मूल भारत 140 साल पहले भारत के कुछ हमारे पूर्वज वहां जाकर के रहे एग्रीमेंट के तहत, तो वहां पर पहुंचे थे। तो निश्चित रूप से वहां पर संस्कृति थोड़ी सी डगमगाई हुई है, पर अब हम फिर 3 देश और जा रहे हैं, विट्रेन यानी लंदन, और इसके बाद ओमान, इसके बाद दुबई। तो जहाँ जहाँ मूल भारतीय रहते, जहाँ जहाँ मूल सनातनीय रहते, उनमें बहुत जोश है, उत्सुकता है, उन तक बात पहुँच नहीं पाती, वो मूल बात, वो बहुत तरसते हैं, वो बहुत लाड़ लड़ाते। जैसे अभी न्यूजीलैंड गए तो वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी भी आए, कार्यक्रम में पहुँचे और लगभग 8-10 हज़ार लोग थे और मतलब भारत जैसा नज़ारा, बाहर लंबी लाइन लगी। तो ये सब देख करके हमको लगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, भला कर रहे हैं और आगे है ये कार्य हम जारी रखेंगे जब तक तन में प्राण है। जिएंगे हिंदुओं के लिए, मरेंगे हिंदुओं के लिए और जीवन हमारा हिंदुत्व के लिए था, है। और कितनी भी परेशानियां आ जाएं ना, हम डिगेंगे। हमें भरोसा है अपने बजरंग बली पर और इस देश का जो सच्चा हिंदू होगा वो हमारे साथ। सेवा का संकल्प लिए, हौसलों को बुलंद किए, जो अपने फर्ज पे जाते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं। नवजात बुजुर्ग बेचारों के हित में जो कर्तव्य निभाते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं। कोविड जैसे संकट में जब अपने भी पास न आ पाते हैं, उस भीड़ भरे वार्ड में भी सिर्फ डॉक्टर साथ निभाते हैं। चाहे जैसे भी हो हालात, मगर वो अपना धर्म निभाते हैं। जो धरती पर रहते रहते ईश्वर का दर्जा पाते हैं, क्योंकि सेवा का संकल्प लिए, हौसलों को बुलंद किए, जो अपने फर्ज पे जाते हैं ना, वो डॉक्टर कहलाते हैं। जो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हम उनके प्रति अपना दायित्व समझते हैं। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी। पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेफ रहेगा, सिक्योर्ड में मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH